मैंने ये बात भी ऐड करी थी कि क्लासिकल का जो स्टार्ट हुआ था वो 1776 से हुआ था, और केन्स जो फेमस हुए थे अपनी बुक से वो 1936 में आए थे। इन बिटवीन बहुत टाइम पीरियड है। अब इस टाइम पीरियड में आप देखो कि डेफिनेशन से भी आपको पता चला कि स्मिथ के बाद जो मार्शल के थॉट्स थे वो स्मिथ से स्लाइटली क्या थे, डिफरेंट थे, लेकिन थे वो केन्स से पहले के, तो कहा उनको क्लासिकल ही कहा गया, लेकिन क्योंकि उनके आपस के थॉट के डिफरेंट थे तो उन्होंने इसको कुछ नाम दे दिया, जैसे कि जो क्लासिकल है वो तो प्योर क्लासिकल थॉट्स कहलाते हैं, मार्शल को नियो क्लासिकल कहा गया। इसी तरीके से एक और है स्कूल ऑफ थॉट केन से ही पहले का, जिसको बोलते हैं न्यू क्लासिकल। नियो अलग है, न्यू अलग है, ठीक है ना। तो क्लासिकल का मतलब, क्लासिकल की टर्म जब भी यूज होगी जब वो केन से पहले के होंगे ट्रेडिशनल थॉट्स में, लेकिन जाहिर है वो भी तो बीच का अच्छा खासा टाइम पीरियड था। जरूरी तो नहीं है कि सारे जो क्लासिकल की फॉलोअर्स हैं और उन्हीं की थॉट्स को जो है ना वो कंसिडर करते हो, तो उनका भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। तो उससे पहले के भी 2-3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और ये बात मेंशन भी है स्लाइड्स में। अगर आप स्लाइड्स आपने देखी तो स्लाइड में इनका स्कूल ऑफ थॉट मेंशन भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तीनों इकोनॉमिस्ट के स्कूल ऑफ थॉट मेंशन थे, नेचर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सही है। ही लेट न्यू क्लासिकल स्कूल, इनसे न्यू स्कूल ऑफ थॉट का वो हुआ था। अच्छा जी, और कोई ऐसा जो टेक्निकल लगा हो आप लोगों को? इलेवन में क्या बोल रहे हैं? सही है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इशू रिलेट्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्रूड प्राइस हाइक ऑन इन्फ्लेशन। चलें, आपको ये बात हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज में पढ़ी थी कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब मैक्रो के इश्यूज हैं, माइक्रो के नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन बैंक रेट ऑन बैंक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी किसी एक इंडिविजुअल की सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ाहिर है ये भी इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ये आपकी कंट्री जो है वो एक साल में टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है कि इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। वैसे भी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है ना, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, यानी पूरी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, तो ये तो पूरी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, तो मैक्रो का इशू है। माइक्रो का हो सकता है किसी एस्पेक्ट से, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ व्हीट प्रोडक्शन ऑन व्हीट प्राइसेस। अच्छा, इसमें आप एक बात नोट करो कि इसमें एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है कि अगर व्हीट की शॉर्टेज हो जाती है तो उससे व्हीट प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के इशू में कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसको हमने बात भी कही थी कि भाई किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से। तो ये जो डी है ये सप्लाई फोर्स है कि अगर सप्लाई कम हो जाएगी किसी चीज की मार्केट में तो उसकी वजह से उसकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा। जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है या डिमांड ज्यादा हो जाती है तो शॉर्टेज हो जाती है, और शॉर्टेज की वजह से फिर प्राइसेस में अपवर्ड प्रेशर आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो कि ये जो इशू है ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की अगर शॉर्टेज हो जाती है तो उसकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ये सारी कमोडिटीज की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहा है। ये माइक्रो इशू है। माइक्रो में हम यही डिस्कशन हमारी रहेगी कि मार्केट प्राइसेस में फ्लक्चुएशन क्यों आ रही होती हैं, ठीक है ना। एक रीजन शॉर्टेज भी है। अच्छा, 12 समझ में आ गया था आप लोगों को। 12 में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो क्योंकि मॉडल्स अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, तो जाहिर है आप लोगों को नहीं पता कि इकोनॉमिक मॉडल्स क्या हैं। तो इट्स ओके अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ, अभी हम आगे जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आंसर मैं बता देती हूँ, उसका बी ऑप्शन है, क्योंकि हाइपोथेटिकल अजम्पशंस क्यों, क्योंकि हम जब भी किसी दो वेरिएबल का आपस में रिलेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स में तो बाकी सारे वेरिएबल जो इफेक्ट डाल सकते हैं उनको हम क्या अज्यूम करते हैं, दे आर कांस्टेंट।
क्योंकि अगर सारे वेरिएबल्स एक साथ चेंज हो जाएंगे तो आप एक प्रॉपर इफेक्ट नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हम अजम्पशन लेते हैं कि ऑल अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। या आज हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, एक मॉडल है, एक थ्योरी है, तो उसकी जब अजम्पशन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। हाइपोथेटिकल मतलब कि वो चीज जिसकी रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन नहीं है, एक आपने खुद से अज्यूम कर लिया है, हाइपोथेटिकल अजम्पशन आपने लिया, अपने खुद से आपने बना लिए एक अजम्पशन, ठीक है ना, जो कि रियल वर्ल्ड से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, तो उसको हम हाइपोथेटिकल अजम्पशन कहते हैं। रियलिस्टिक अजम्पशंस नहीं ले रहे हम इसमें। और बहुत सारी अजम्पशंस ऐसी होती हैं कि जो हमें लेनी पड़ती हैं ताकि हम उसको प्रॉपर जो है ना वो एक उसका नेट इफेक्ट हमें पता चल सके। यानी अभी हम बात करेंगे कि भाई प्राइस का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अब प्राइस के अलावा भी तो और फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट डाल रहे होते हैं, हमारी इनकम भी डिमांड को इफेक्ट डालती है। अगर मैं बोलूं कि भाई प्राइस भी बढ़ रही है और इनकम भी बढ़ रही है, डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, मसला हो जाएगा ना बताना। प्राइस का बढ़ना डिमांड को कम करेगा, इनकम का बढ़ना डिमांड को बढ़ाएगा, तो आप क्या आंसर करेंगे, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी ना बताने में। इसलिए हम क्या अजम्पशन लेंगे कि प्राइस डिमांड को जब इफेक्ट डाल रही है तो इनकम चेंज नहीं हो रही। हालांकि रियल वर्ल्ड में हमारी इनकम भी चेंज होती है, लेकिन हमें प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे देखना है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए, इनका प्योर रिलेशन निकालने के लिए हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल अजम्पशंस हम इकोनॉमिक मॉडल्स में ले रहे होते हैं। 14-15 में तो कोई इशू नहीं है? 14 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अजीज बताओगे 14 का आंसर क्या है, सॉल्व करा था कुछ, क्यों? हाँ जी, आपका क्या नाम है? हुजैफा। बी है। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, देखो हम स्लाइड्स को गो थ्रू करो ना, स्लाइड्स में ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में माइक्रो के अंदर क्या बात लिखी हुई थी। थर्ड पॉइंट, इट डील्स विद वेरियस इश्यूज लाइक कमोडिटी प्राइसिंग। क्या है बी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ, एक सेक्टर की बात कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। अगर किसी एक सेक्टर की बात हो रही है या किसी एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो भी अगर उसको प्रोमिनेंट किया गया इसका मतलब वो एक इंडस्ट्री है, वो भी माइक्रो इशू है, ठीक है। एक सेक्टर वो भी माइक्रो का ही पार्ट कहलाएगा, ठीक है। जब हम पूरी इकोनॉमी प्रोडक्शन की बात करेंगे साथ हम सारे सेक्टर्स की प्रोडक्शन ले रहे हैं, फिर वो मैक्रो इशू बन जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप बाकियों को ऑब्जर्व करो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बाकी सारे मैक्रो इश्यूज हैं। अच्छा, हो सकता है आपको ए में कंफ्यूजन हो रही हो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको नहीं पता, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर मैं शॉर्टली बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको ये बताता है कि किसी भी कंट्री का दूसरी इकोनॉमी से जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा होता है, यानी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, इनफ्लो होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ से पैसे, और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से ऐसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती है, बाहर भी, बाहर वाले यहाँ पे भी कर रहे होते हैं, हम टूरिज्म के लिए भी बाहर जाते हैं, बाहर वाले यहाँ आते हैं, और बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा होता है पैसे का एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में। ये जो बैलेंस है कि कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमारा टॉपिक आएगा मैक्रो में सबसे लास्ट चैप्टर, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट के नाम से, चैप्टर 13, ठीक है। तो इसमें आपको शायद प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि सी और डी तो देखो, सी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमें पता है मैक्रो इशू है, बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो जिससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपकी मैक्रो में है। बजट डेफिसिट का मतलब ये अगर गवर्नमेंट के खर्चा जो है वो उसकी रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो वो कहलाता है कि गवर्नमेंट का बजट किस में चला गया है, डेफिसिट में चला गया है। अगर गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर रही है और टैक्सेस या अदर सोर्सेज के थ्रू रेवेन्यू उसका काम आ रहा है, ठीक है। देखो अगर इनमें प्रॉब्लम हो भी रही है ना थोड़ी बहुत, ये वो प्रॉब्लम है जब आप अभी आपने ना माइक्रो पढ़ा है ना मैक्रो पढ़ा है। जब आप माइक्रो मैक्रो पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक माइक्रो से रिलेटेड है, कौन से टॉपिक मैक्रो से रिलेटेड है, क्योंकि आपने अभी तक ना माइक्रो पढ़ा है ना मैक्रो पढ़ा है। तो अगर कंफ्यूजन हो भी रही है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना।
ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बताइएगा मुझे। एथिकल लॉज जो है ना वो यानी एक तरीके से आप कह दो कि एथिक्स के हवाले से कि क्या एथिक्स होने चाहिए हमारे, ठीक है ना, एक तरीके कार हमारा, उसमें एथिक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कोई एक जरूरी एक वो नहीं है। लेकिन जो एथिक्स तो डिफाइंड होते हैं ना, हर जगह के कुछ एथिक्स होते हैं ना, हर इकोनॉमी के, अब इस्लामी इकोनॉमी के कुछ एथिक्स हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, आपके पहनने ओढ़ने का तरीका, आपकी और दूसरी चीजें, ये सब एथिक्स में ही आ जाती हैं, ठीक है ना। तो साइंटिफिक लॉज भी आपके प्रिडिक्ट किए जा रहे होते हैं, ठीक है ना, टेस्ट होते हैं तो लेबोरेटरी में उनकी टेस्टिंग होती है। नेचुरल लॉज भी जो है वो आपकी किसी हद तक इनकी प्रिडिक्शन हो रही होती है, लेकिन हम कहते हैं इकोनॉमिक लॉज क्यों प्रिडिक्ट नहीं किए जाते, क्योंकि इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है ह्यूमन बिहेवियर पे, और ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आप ह्यूमन बिहेवियर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि इंसान कैसा बिहेव करेगा। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में प्रिडिक्शन नहीं होती, प्रिडिक्शन होती जरूर है, लेकिन उसके ट्रू होने के चांसेस जो है ना वो आपके डिपेंड करते हैं कि भाई क्या ये प्रिडिक्शन सही साबित हो पाएगी या नहीं होगी। वो जाहिर है आप बहुत अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है ना, आप सर्टेन नहीं होते कि क्या होगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पे बेस कर रही होती है। हम अगर हमें टाइम मिला तो हम ऐसे हिस्ट्री में ऐसे वाकयात पढ़ेंगे जिसमें एक इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही थी और इकोनॉमिस्ट ने प्रिडिक्शन दी हुई थी कि ये इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी, और अगले ही कुछ सालों में वो इकोनॉमी इतना नीचे गिरी कि पूरी इकोनॉमी यानी यूएस की इकोनॉमी 1929 ग्रेट डिप्रेशन टर्म दी गई उसको। डिप्रेशन एक बिजनेस साइकिल का फेस है जिसमें इकोनॉमी बहुत डाउन टर्न में चली जाती है। उसको नाम क्या दिया गया, खाली डिप्रेशन का नहीं, क्या बोला गया, ग्रेट डिप्रेशन। इतना सिवियर क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस। और उससे पहले अगर आप एरा देखें यूएस का 1920, उसको रोरिंग 20s कहा जाता है, यानी यूएस इतना ग्रो कर रहा था, इतना ग्रो कर रहा था कि किसी के तस्वुर में नहीं था कि अगले कुछ सालों में यूएस इतना डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये बात है कि इकोनॉमिक लॉस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा 18 वो कंडीशन जो हम इकोनॉमिक लॉस के अंदर जिनको हम कहते हैं कि भाई दे शुड, अब मैंने अभी आपको बताया कि भाई उनको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। तो हर थ्योरी मैं समझती हूँ कि वो जरूरी नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर ही नहीं, आप और भी दूसरे फिजिक्स वगैरह में भी और भी दूसरे उसमें आप कुछ अजम्पशन ले रहे होते हैं, ठीक है ना, कि भाई कुछ चीजों को आप अज्यूम करना पड़ता है अगर आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं। अदरवाइज रियल वर्ल्ड में तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं, उनके साथ रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जिन चीजों को आप कांस्टेंट अज्यूम कर रहे होते हैं वो उनको हम एक नाम देते हैं अजम्पशंस। और अगर ये चीजें कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है, तो वही लिमिटेशंस बन जाती हैं, थ्योरी की लिमिटेशंस बन जाती है। वो अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ज्यादातर जिन चीजों में आपको इशू है ना वो आपकी अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी आप मुझे बता दें और कोई एमसीक्यू है। 17 भी था, ए बी और डी करेक्ट लग रहे थे। इकोनॉमिक लॉज आर डेफिनेट, देखो डेफिनेट नहीं हो सकते क्योंकि अगेन ह्यूमन बिहेवियर पे बेस कर रहे हैं। इकोनॉमिक लॉज जो है ना वो एक जनरल बिहेवियर बता रहे होते हैं आपको, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वो लॉ हर किसी पे अप्लाई हो और वो रिलेशन हमेशा हर हाल में जो है ना वो ट्रू रहे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके चेंज हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई प्राइस का बढ़ना डिमांड को कम करता है, पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम ऐसे पढ़ेंगे जिसमें ऐसा नहीं हो रहा होता। तो डेफिनेट नहीं बोल सकते। डेफिनेट का मतलब कि हर हाल में ऐसा ही होगा। सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब होता है, ये डेफिनेट है। तब यू आर श्योर अबाउट इट कि हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमिक लॉज डेफिनेट नहीं हो सकते, ठीक है। कंडीशनल नेचर, ठीक है, कि कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ये कंडीशंस होंगी तो ये लॉ जो है ना वो आपका ट्रू साबित होगा।
और अगर ये कंडीशंस वायलेट हो जाती हैं तो फिर हो सकता है कि रिलेशन वैसा ना रहे। ठीक है, पॉलिटिकल नेचर इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि इकोनॉमिक्स को अब हम पॉलिटिकल साइंस से अलग कर चुके हैं। ये पहले पढ़ा जाता था मिक्स करके, अब हम कोई ऐसा लॉ नहीं पढ़ेंगे जिसमें आप पॉलिटिक्स के हवाले से कोई बात कर रहे होंगे। तो ये पॉलिटिकल नेचर के नहीं है। आप अभी जितने भी लॉ पढ़ेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कोई लॉ ऐसा नहीं है जिसकी नेचर पॉलिटिकल हो। और भाई ठीक है, जेन्युइन एमसीक्यू है ये भी, इसमें भी कंफ्यूजन बनती थी। मैं यही कह रही हूँ कि कंफ्यूजन अगर हो रही है तो उसका मतलब है कि ठीक है, ये आपके बिल्कुल जितनी भी अभी आपने एमसीक्यूज बताई जेन्युइन थी, आपको हो सकती थी। सेकंड नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको ये वही वाली बात है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको क्या पता हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? आप तो पहली दफा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे ही बताना पड़ेगा कि भाई एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यही बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड नाम जो है वो प्राइस थ्योरी कहा जाता है उसको, क्योंकि इसमें आप प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ रहे होते हैं कि भाई फला किसी भी चीज की प्राइस मार्केट में कैसे डिटर्मिन होती है, इसलिए हम इसको एक दूसरा नाम इसकी प्राइस थ्योरी देते हैं इसको। ठीक है, ये नाम दिया गया है, ये नाम मैंने रखा है ना आपने रखा है, इकोनॉमिस्ट ने इसका नाम रखा है भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अगेन वो वाली बात है जो ऐसी नहीं है कि आप अपनी लॉजिक यूज करके खुद से बता सके। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी डज नॉट कवर, यार ये तो बता सकते थे क्या? थ्योरी ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम तो अभी हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। हाँ, चैप्टर 2 का नाम क्या था? थ्योरी डिमांड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, माइक्रो इकोनॉमिक का चैप्टर है। मार्केट इक्विलिब्रियम हम किसी एक मार्केट की बात कर रहे हैं, किसी एक कमोडिटी की मार्केट की इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो आज करना है हमें डिस्कस ना। तो देखो आपको दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन पेपर के लिए बता रही हूं मैं, जिसमें आप श्योर होना कि यार ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, या इस उसमें कि भाई डज नॉट के हवाले से, या आप ये श्योर हो कि ये तो पता है ये तो होगा ही होगा, तो श्योर पे जाओ। तो इसमें एक चीज पे आपको श्योर होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो कभी भी नहीं आ सकती माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये तो मैं पढ़ा है मैंने। मार्केट इक्विलिब्रियम भी लग रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में तो श्योर होना चाहिए ना कि भाई ये तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, ये माइक्रो नहीं हो सकता, तो इस पे तो लगा दीजिएगा। हाँ, आपको एक वो कंफर्म आपने कर लिया कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। नॉन मटेरियल एक्टिविटीज जो है ना आपकी, बेसिकली मटेरियल के साथ एक्टिविटीज की टर्म वैसे जो है ना वो यूज की ही नहीं जाएगी। एक्टिविटीज जो है वो ज्यादातर सर्विसेज के साथ यूज की जाती है। पहली बात, एक चीज, एक गुड्स की दो टाइप्स होती है, मटेरियल नॉन मटेरियल। मटेरियल वो टेंजिबल गुड्स जैसे आप कह रहे होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना, मटेरियल गुड्स, टेंजिबल गुड्स। नॉन मटेरियल के अंदर सर्विसेज आ जाती हैं आपकी, विच आर इनटेंजिबल। और जी इसमें क्या प्रॉब्लम है? बी नहीं हो सकता, सी ही होगा। क्यों? बी आधी बात तो ठीक कह रहा है, आधी बात सही नहीं कह रहा। बी कह रहे लिमिटेड इन सप्लाई, हमने बोला बिल्कुल ऐसा ही है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज सप्लाई के यहाँ से क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड इन सप्लाई एंड यूज, यानी वो कह रहे सप्लाई में भी लिमिटेड है और यूज में भी लिमिटेड है, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनका कोई एक ही पर्टिकुलर यूज है, कि भाई लैंड है उसको बस इसी लिमिटेड उसमें आप यूज कर सकते हो बस, या आप एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पे यूज करना ही। हमने बोला ऑल्टरनेटिव यूजेस है, रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले एक दफा अच्छे तरीके से स्लाइड जरूर गो थ्रू किया करो। ये सब बातें स्लाइड्स में किसी न किसी फॉर्म में कवर हो रही हैं, ठीक है। हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन में पढ़ा कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। लिमिटेड तो है लेकिन क्या है कि यूजेस ऑल्टरनेटिव है, तभी हमें डिसाइड करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग की बात ही कब आती है?
अगर टाइम का कोई एक ही यूसेज हो तो फिर हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत ही नहीं है कि टाइम कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं, ठीक है ना। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसी वजह से तो हमें बेस्ट डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि कौन सा यूज कहाँ एलोकेट करना सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ जी, नेक्स्ट 41 हुजैफा बताएंगे भाई। हुजैफा, व्हाई इज चॉइस सेंट्रल टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर चॉइस मेकिंग जो है वो क्यों जरूरी है, हमें क्यों चॉइस बनानी पड़ती है? टाइम के अंदर भी हमें एक चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है ना, कि भाई चूज करना पड़ता है कि टाइम कहाँ लगाएं। तो ये चॉइस क्यों बनानी पड़ती है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? हुजैफा किसका नाम है? आपका नाम है। क्यों, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? क्योंकि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, एक ही रिसोर्स को आप मल्टीपल तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, तो आपको इसलिए चॉइस बनानी पड़ती है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, व्हाई इज चॉइस सेंट्रल टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसमें चॉइस मेकिंग क्यों सेंट्रल है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो हमें डिसाइड, चॉइस मेकिंग भी डिसीजन है कि भाई मेरे इस रिसोर्स के इतने यूजेस हैं, अब मुझे चूज करना पड़ेगा ना कि मैं अपने रिसोर्स को कहाँ लगाऊं, यही तो चॉइस मेकिंग है। तो आपको चॉइस बनानी पड़ती है, आपको सब कुछ आपको अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू चूज, आपको अपनी प्रेफरेंसेस सेट करनी पड़ती हैं कि आया ये रिसोर्सेज हैं, इस बिजनेस में लगाऊं या इस बिजनेस में लगाऊं, ठीक है ना, यही चॉइस मेकिंग है। 42 पे, व्हाट इज द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? फर्स्ट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ही है भाई, wants are unlimited, resources are limited। जब भी क्वेश्चन आए व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो यही है, हमने अज्यूम किया हुआ है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनपुट रिसोर्सेज ही तो हैं, दे आर लिमिटेड। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, इनफाइनाइट नहीं है। इसके अलावा कोई हमने ऐसी अजम्पशन नहीं ली है। जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना वो एक ही है। ऐसे तो आप देखें तो आप इकोनॉमी की बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो क्या है, एक ही है, जो मेन, जिसके अराउंड, जिस आप कह लो कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक सब्जेक्ट बना, स्कार्सिटी, लिमिटेशन। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और मैंने तभी कहा था कि भाई अब जन्नत में आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, रीजन यही होता ना कि देयर वी हैव इनफाइनाइट रिसोर्सेज इंशाल्लाह। हाँ जी, 48 डैश इन इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स एथिकल परसेप्ट्स एंड नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस। कौन बताएगा मुझे? जी जी बताइए। ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, इथिकल परसेप्ट्स एंड नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस क्या है? एक होता है ना आइडियल सिचुएशन, जो हम बताते हैं कि इथिकली या इक्विटी का रूल कहता है कि चीज ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, सबको सबकी इनकम जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। ये एक किसी का ओपिनियन है, वो कहता है भाई जो फेयरनेस का रूल ये कहता है, या फेयरनेस वो कहती है कि भाई जो वो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा इनकम होनी चाहिए उसकी। सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल में बाहर जो रोड वगैरह, रोड ब्रेकिंग का काम कर रहे हैं या ऐसी कोई मजदूर काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो उनकी इनकम होनी चाहिए। एक होता है नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप ये नहीं कहते क्या अच्छा है क्या बुरा है,
एथिकल परसेप्शन में तो आप ये बात कर रहे हैं ना, ये अच्छा है ये बुरा है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको फैक्ट बता रही है, फैक्ट अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। फैक्ट में आप ये बात नहीं कर रहे कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए और ये चीज ऐसी ऐसी नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो कह रही है कि ऐसा है, अब वो अच्छा है बुरा ये ऐसा है। इकोनॉमी में इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी पॉवर्टी है, इतनी इलिटरेसी है तो है। आपको नॉर्मेटिव बताएगी कि ये ऐसा होना चाहिए, पॉवर्टी को इतने लेवल पे होना चाहिए, पॉवर्टी खत्म करने के लिए ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को बेसिक हेल्थ केयर फ्री में प्रोवाइड करना चाहिए। ये इथिकल ग्राउंड है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमेशा नॉर्मेटिव के अंदर बात करेंगे, पॉजिटिव तो सीधी सीधी बात करेंगे। और देखो जो टर्म्स आपने नहीं सुनी है ना इकोनॉमिक्स में, उन पर कभी मत जाइएगा। जनरल वे में नहीं सोचना आपने इकोनॉमिक्स में। बहुत ही कम एमसीक्यूज होते हैं जिनमें आपको जनरल थिंकिंग करनी होती है, यानी आपने अप्लाइड नहीं पढ़ा ना अभी तक, तो आप जबरदस्ती मत जाएं उस पर कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या होगी। आपने पॉजिटिव नॉर्मेटिव पढ़ा है, उसी के दरमियान डिफरेंस सोचें कि पॉजिटिव फैक्ट्स पे बात करती है, पॉजिटिव कभी भी इस बारे में बात नहीं करती कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो आपको फैक्ट बता रही है जो जैसा है। ये नॉर्मेटिव है जो इस बारे में बात करती है, ओपिनियन की तरफ से बात कर रही होती है। और जी अब आप सोच के मुझे बताएं कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहा था। ए वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट्स तो ओपिनियन में होती है ना, जजमेंट तो आप उसमें करते हो। जब आप कोई ओपिनियन दोगे तो जजमेंट तो डिबेट तो ओपिनियन पे होती है कि भाई आपका एक ओपिनियन में बोलूं नहीं आपका ओपिनियन गलत है। लेकिन अगर आप कोई मुझे फैक्ट बताएंगी, तो उस पर थोड़ी मैं आपको आगे से डिबेट करूंगी। वो आपने कोई अपने पास से थोड़ी कोई अपनी बात करी, आपने तो एक मुझे फैक्ट बताया है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अगेन मैं आपको कह रही हूं कि एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले स्लाइड जरूर गो थ्रू करें। स्लाइड में भी ये बात लिखी हुई होगी और मैंने भी बताया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स तो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स डेटा बता रहे हैं आपको, ऑलरेडी टेस्टेबल फैक्ट्स हैं आपके। आपने अपनी मर्जी से कोई बात नहीं बोली है। आपने एक स्टेटमेंट देखी पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये तो फैक्ट बता रहा है, टेस्टेड है ना, वेरीफाई हुई है ये बात, ठीक है ना। पूरी दुनिया को ये बात पता है, ये आपने अपनी मर्जी से बात नहीं करी। कहाँ है भाई हमारी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, ये देखें। By positive science we mean the analysis of already tested and accepted facts, लिखा हुआ है। चलें आगे नेक्स्ट 50 the process by which resources are transformed into useful forms is। इसमें आप ए और डी में कंफ्यूज हो रही है। देखिए भाई कैपिटलाइजेशन का मतलब ये जरूर है कि आप जो है वो मैन मेड गुड्स को यूज करके आप दूसरी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये गुड्स की बात नहीं हो रही है। अगर आप सेंटेंस पढ़ें कि वो प्रोसेस जिसमें आप, अगर मैं इन अदर वर्ड्स इसको बताऊं ना, जिसमें आप इनपुट से आउटपुट बनाते हैं, द प्रोसेस इन विच इनपुट कन्वर्ट इनटू आउटपुट, ये प्रोडक्शन की डेफिनेशन है। एक प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं इनटू यूजफुल फॉर्म्स। हाँ, लकड़ी और फर्नीचर के, आपने लकड़ी को यूज करके फर्नीचर बना दिया। अब यहाँ पे आपको जो रिसोर्सेज बताए गए मैन मेड रिसोर्सेज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में मेंशन है मैन मेड रिसोर्सेज। अब इन्होंने बोला लकड़ी को फर्नीचर में बदल दिया, लकड़ी भी तो एक रिसोर्स ही है ना, लेकिन नेचुरल रिसोर्स है वो तो लैंड में आएगी। तो बहुत स्पेसिफिकली सोचे ना, अगर यहाँ लिखा हुआ था मैन मेड रिसोर्सेज तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी कि स्पेशली कैपिटल की बात हो रही है। लेकिन जो एक जनरल डेफिनेशन दी जा रही है कि रिसोर्सेज को एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, वो रिसोर्सेज तो आपकी लेबर भी रिसोर्स है, लैंड भी रिसोर्स है, कैपिटल भी रिसोर्स है, ये सारे इनपुट रिसोर्सेज ही तो हैं। तो इनमें स्पेशली
आपके कैपिटल के रिस्पेक्ट से बात नहीं हो रही, मैन मेड रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस जिसमें इनपुट को आप आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हो, किसी आउटपुट वो है जिसको आप रेडी टू यूज है वो, ठीक है, तो वो आपका उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर प्रोडक्शन है। 51 अब आपको समझ में आ जाएगा कि चॉइस का कॉन्सेप्ट वहां खत्म हो जाता है जहां आपकी स्कार्सिटी नहीं होती। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यार ये तो व्हाट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तो नहीं करो यार, ये तो मैंने स्पेशली बताया था। आप फिश स्टॉक सोच रहे हो? तो मनी तो करेक्ट है, पीछे क्या लिखा हुआ है देखो, फिश स्टॉक, ऑयल रिजर्व्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये तो लैंड में फॉल करेंगे, लैंड में फॉल करेंगे। रोड्स जो हैं ये कैपिटल में फॉल करेंगे। हालांकि आप बोले सरफेस ऑफ द अर्थ, उसमें भी बहुत वो है, अगर बिल्कुल रॉ फॉर्म में जमीन है तो वो लैंड में फॉल करेगी, लेकिन उस पर अगर ह्यूमन ने रोड बना दी है उसको प्रॉपर, तो वो कैपिटल में फॉल करेगा, वो मैन मेड बन गया है अब, ठीक है ना। मनी हमें पता है कि वो कैपिटल में नहीं आ सकता, अगेन जिसमें प्रॉपर शोर हो ना पेपर में, उसी पे जाना। और भाई कौन सा है? 55 में तो नहीं है कोई प्रॉब्लम, 56 क्लियर है, बाकी सब क्लियर है। चले 62, what is the opportunity cost to an unemployed worker who become employed? ये अच्छा, ये तो बहुत मजे का है। देखो, एक अनएम्प्लॉय बंदा था, यानी बेरोजगार था, अब वो एम्प्लॉय हो गया है, तो एम्प्लॉय होने की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी? वेजेस, वेजेस तो अभी वो, हाँ तो ये कॉस्ट तो नहीं हुई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो अब आपने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो वेजेस तो अब आपको मिल रही हैं, वेजेस तो आप पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, जब आप अनएम्प्लॉय थे ना, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? वो वेज। अच्छा, अनएम्प्लॉय की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ेगी अगर खुद अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉय हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आप एम्प्लॉय हो गए हो, तो अब जो पहले आपको लेजर टाइम मिला करता था ना, यानी फ्री टाइम, अब वो आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। अब वो मजे नहीं है कि सुबह देर से उठना, टीवी देखना, गपशप लगाने, वो मजे खत्म हो गए, अब काम करना है भाई। तो जब एक अनएम्प्लॉय बंदा एम्प्लॉय होगा तो वो लेजर जो वो अदरवाइज एंजॉय कर सकता था, वो अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो जो फ्री टाइम उसके पास पहले हुआ करता था अपने लिए, ठीक है, वो उसको अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये उसकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोड्यूस, कोई सेंस बन रहा है? जब आप एम्प्लॉयर हो तो आप तो प्रोडक्शन कर रहे हो ना, ये कौन से गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे थे जो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं? कोई सेंस नहीं है। द वेजेस दे आर पेड, ये तो आपको मिल रहा है भाई, वेजेस तो मिल रही है, सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहे हो। और जीरो हो नहीं सकता कभी, याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी जीरो, हर डिसीजन की कोई ना कोई कॉस्ट है, तो जीरो पे तो कभी भी मत जाना, कोई ना कोई कॉस्ट जरूर होगी, ठीक है जी। तो आज जो है वो हमने चैप्टर 2 कंटिन्यू करना था, फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपका नाम भी अली है ना? यहाँ पर हमारे पास कोई अली है। अच्छा जी, सॉरी।
अच्छा, हमने चैप्टर 2 में अभी तक जो थोड़ा बहुत डिस्कस किया था वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट थे। मार्केट की डेफिनेशन, मार्केट किसे कहते हैं, एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करेंगे, उनका आपस में एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है वो। फिर हमने डिमांड के रिस्पेक्ट से बात करी थी कि डिमांड 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे। ये तीनों चीज़ें होंगी तो ही डिमांड बनेगी। फिर हमने तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड, और आई थिंक वो भी आप लोगों को क्लियर होगा कि डायरेक्ट डिमांड कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है, और जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वजह से जाहिर है आपको प्रोड्यूसर ज़्यादा करते हैं, और उस प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। और वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ी है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो डिराइव होती है कंज्यूमर गुड्स की डिमांड से, इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव डिमांड। और इसका मैंने बताया था कि एमसीक्यू आया हुआ है, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, ठीक है ना, ये एमसीक्यू आया हुआ है। अच्छा, आज की क्लास हमने कंटिन्यू करनी थी विद द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? वो फैक्टर जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, हमारी डिमांड को जो इफेक्ट कर रहे होते हैं, फैक्टर्स डिटरमिन कर रहे होते हैं, वो फैक्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला फैक्टर अगर आप देखिए तो ये सबसे की फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारी डिमांड को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर है। क्या है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो उसको हमारी डिमांड सबसे ज्यादा इफेक्ट किससे होती है? उस प्रोडक्ट की प्राइस से। और इकोनॉमिक जो है वो ह्यूमन बिहेवियर हमें ये बताती है कि भाई इंसान का बिहेवियर ये है कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है उस चीज को खरीदने की, इस वजह से हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अच्छा, इन सारे फैक्टर्स में जो रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इस रिलेशन को समझते हुए प्लीज एक बात को याद रखिएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से जिक्र भी किया, कि हम एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए, जैसे आपके जहन में अगर आए ना, आप समझ जाएं कि आप किसी फैक्टर को चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बात बोली कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, आपके जहन में आया कि लेकिन ऐसा भी तो होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं जो बहुत फैशन के अंदर होती हैं, बहुत ट्रेंडिंग होती हैं, उनको हाई प्राइस पे भी लोग बाय कर रहे होते हैं। अब इससे मुझे एक याद आया, वो मुझे सही से वो बोलने, आजकल वो जो डॉल्स चल रही हैं, हाँ क्या बोलते हैं उनको, लबू करके, लबूबू है ना, वो जो डॉल्स चल रही हैं, आप देखें कि उनकी हाइप, मतलब ये तो समझ से बाहर है कि क्या हाइप क्रिएट की गई है, और शक्ल भी अल्लाह माफ करे इतनी डरावनी है, तो लेकिन उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि भाई लोग, और जाहिर है हम हमारी इकोनॉमी का बेड़ा, आधा बेड़ा गर्क तो खैर हमने खुद अपने ही बचाया हुआ है, क्योंकि हम इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते नहीं है। आधा बेड़ा गर्क हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने, जो खुद से बन गए इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने मचाया हुआ है। तो हम तो जिनको फॉलो कर रहे हैं, हम देखते हैं वो फलाने ऑर्डर कर लिया, फलाने ऑर्डर कर लिया, तो फिर हम क्यों पीछे रहें? भले आप सस्ते में, आपको हर जगह मिल रही है वो, ठीक है ना, आप, लेकिन जरूरत नहीं है ना, ये इरेशनल बिहेवियर है। आपको करना क्या है? कौन सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको? तो बात ये कि आप, ये एक चीज ट्रेंडिंग चल रही है, ये ट्रेंड है कि भाई उन डॉल्स का, तो अब हर कोई दूसरा बंदा एक हाई प्राइस में, जिसमें यू हैव नो चॉइस, आप अपनी मर्जी से कलर भी डिसाइड नहीं कर सकते, और आपको जो मर्जी निकले आपको वो करना है, उसके बावजूद वो पागलों की तरह खरीद रहे हैं। तो इरेशनल बिहेवियर, इकोनॉमिक्स ऐसा बिहेवियर तो एक्सप्लेन कभी भी नहीं करती। इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई हम रैशनल लोगों की बात करते हैं, जो समझ बूझ वाले हैं, पागल नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लोगों के बारे में इकोनॉमिक्स कभी भी डिस्कशन नहीं करती, जनरल बिहेवियर बताती है। दूसरी बात कि जो फैशन में कोई चीज है या ट्रेंड में कोई चीज है, कोई अदर फैक्टर चेंज कर दिया आपने, जो हर डिमांड को इफेक्ट करता है। फैशन का अपना एक डिमांड पर इफेक्ट है, एक चीज फैशन में, एक चीज ट्रेंड में, उसका अपना डिमांड के साथ एक रिलेशन है। तो आपने प्राइस के साथ एक सेकंड फैक्टर चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली नेट इफेक्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए,
कि प्राइस का इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा या फैशन का इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, ठीक है ना। हम जैसी इकोनॉमीज में तो फैशन का इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। तो बेसिकली हमने हर वेरिएबल को समझते हुए एक बात याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स में एट अ टाइम एक ही वेरिएबल को चेंज करके आप इफेक्ट देखते हैं। एक साथ एक से ज्यादा वेरिएबल को चेंज करके अगर आप इफेक्ट देखना चाहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसका प्योर रिलेशन ही नहीं समझ पाएंगे। तो प्योर रिलेशन प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ क्या है, इनवर्स, कि when price of the product increases its quantity demand decreases, when price of product decreases quantity demand increases। ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, कोई दूसरा फैक्टर चेंज नहीं करें अगर आप, तो ठीक है जी। क्योंकि कॉमन है ना कि जो चीज महंगी होगी उसको आप कम खरीदोगे, ठीक है ना। आप क्यों क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी ना, और जो चीज सस्ती होगी उसकी आप परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है ना। कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर इनकम का हमारी डिमांड के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ऑब्वियस रिलेशन है। जैसे प्राइस हमारी परचेजिंग पावर को इफेक्ट करती है, वैसे ही हमारी इनकम भी हमारी परचेजिंग पावर को इफेक्ट करती है। इनकम का ज्यादा होना परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है, इनकम का कम होना परचेजिंग पावर को कम कर देता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कीप दिस इन योर माइंड कि यहाँ पे 2 टाइप ऑफ गुड्स हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। कल ही हमने टॉपिक पढ़ा है, क्या क्लासिफिकेशन करी थी हमने, नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में तो पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन इंफीरियर गुड जो एक सर्टेन कैटेगरी है उसके में इनकम का रिलेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो वो आपको बताएगा, ऐसा नहीं है कि जनरल सवाल पूछ रहे अब आप सोच रहे हैं नॉर्मल का पूछ रहे हैं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा तो नॉर्मल गुड्स के सेंस में ही आपने आंसर करना है, ठीक है ना, क्योंकि इंफीरियर गुड्स तो एक सर्टेन कैटेगरी पे ही अप्लाई हो रहा है। अच्छा, थर्ड फैक्टर हमारे पास आ रहा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो एक साथ कंज्यूम होते हैं, एक साथ यूज होते हैं, विच आर यूज टुगेदर। चाय पत्ती हाँ, तो ये बोले ना, दूध और पत्ती। तो मिल्क एंड टी दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार एंड फ्यूल, गाड़ी बगैर फ्यूल के नहीं चलेगी, कॉम्प्लीमेंट। पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। इसके अलावा टीवी एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री। आप हजारों अपने आसपास देखकर मिसाल निकाल सकते हैं ना। ब्रेड विद बटर, ठीक है। मैं जब भी एग्जांपल लेती हूँ मुझे याद आता है, एक स्टूडेंट ने बोला मिस मैं तो नहीं खाता ब्रेड के साथ बटर। भाई सिर्फ तुम्हारी बात नहीं हो रही है। तो जनरली ब्रेड और बटर जो है वो एक साथ यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है ना। बैट एंड बॉल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऐसी जितनी भी चीजें एक साथ यूज होती है, मोबाइल एंड मोबाइल चार्जर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, जो एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते, ठीक है, तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अच्छा, इनकी डिमांड क्या होती है, ज्वाइंट डिमांड होती है। इनकी डिमांड हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूध ले लें और चाय ना बनाएं, ठीक है। मोस्टली तो हम जो दूध का इस्तेमाल कर रहे थे वो चाय के लिए ही कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो या तो दोनों की डिमांड एक साथ कम होगी या दोनों की डिमांड एक साथ क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो इनकी डिमांड की चेंज होने की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, अब हमने देखना क्या है इस फैक्टर में, हमने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज हो जाती है तो उससे डिमांड फॉर टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ऑफ मिल्क का इंक्रीज होना डिमांड फॉर मिल्क पे क्या इफेक्ट डालेगा, वो तो पहला फैक्टर हमें बता चुका है कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वो तो हमने फर्स्ट में पढ़ लिया। थर्ड फैक्टर बोल लिया कि किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज हो गई तो क्या डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, हमने बोला बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही यूज होती है ना। तो पहला फैक्टर हमें ये बता रहा था कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, तो जब लोग मिल्क की डिमांड कम करेंगे तो उससे टी की डिमांड भी क्या हो जाएगी,
कम करेंगे। मतलब दूध कम खरीद रहे हो लेकिन चाय ज़्यादा बना रहे हो। दूध कम खरीदोगे तो चाय भी क्या करोगे, कम बनाओगे ना। ठीक है, देखो डिमांड का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, डिमांड का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस का डिमांड के साथ जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना, वो एक्सपेंसिव हो रहा है उसको कम खरीद रहे हैं तो इसे भी कम खरीदेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ ही तो यूज होने वाली चीज है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कम होने की बात हो रही है, कितना कम इसकी बात नहीं हो रही। ठीक है ना, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड खत्म नहीं हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, पहले के मुकाबले में लोग दूध कम खरीदेंगे और फिर चाय की डिमांड भी कम करेंगे। ठीक है, कोई बंदा 3 दफा पीता था दिन में तो अब 2 दफा कर देगा। ठीक है ना, ये इफेक्ट समझ में आया, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। इसमें मैं आपको 2 चीजें रिकमेंड करूंगी, पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 2 से, और जब वो क्वेश्चन देता है तो ऑब्वियसली वो आपको एग्जाम्पल्स नहीं देता, मिल्क एंड टी और फलाना ढिमकाना, ये तो बहुत आसान हो जाता है ना इससे, वो आपको एक्स वाई ए बी करके ऐसे देता है। ठीक है ना, तो मैं हमेशा ही रिकमेंड करती हूँ कि जब भी इस तरह के एमसीक्यूज आए, जैसे वो बोल रहा है कि गुड ए की डिमांड बढ़ने से गुड बी की डिमांड कम हो रही है, तो गुड ए एंड बी का आपस में क्या रिलेशन है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप अपने जहन में एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की एग्जांपल रखें हमेशा, कि मैंने पहले गुड ए और बी को कॉम्प्लीमेंट के अंदर रख के सोचना है, मिल्क एंड टी रख के सोचना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एग्जांपल आपके जहन में सबसे पहले आती है। अगर मिल्क और टी पे अप्लाई होता है नहीं दिख रहा है तो फिर आप कोई सब्सिट्यूट जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसकी जहन में रख के देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी से ना क्लियर नहीं हो पाता, जब कोई हम मिसाल सोचते हैं ना तो हमारे जहन में ज्यादा बेहतर क्लियर होता है। दूसरी बात ये डायरेक्ट यहां से यहां जंप नहीं मारे, डायरेक्ट जंप नहीं मारे कि मिल्क की प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड क्या हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले सोचें मिल्क की डिमांड बढ़ने से मिल्क की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, मिल्क की प्राइस बढ़ने से मिल्क की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, पहले ये सोचें। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री है अगर तो जाहिर है जो मिल्क की डिमांड पे इफेक्ट आएगा वही टी की डिमांड पे इफेक्ट आएगा। बहुत दफा मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन जब वो डायरेक्ट जंप मारते हैं तो समटाइम्स उसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो आप मुफ्त के 2 मार्क्स जो है ना वो आप गवा देते हैं। सिंपल सा टॉपिक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से 2 मार्क्स मिल सकते हैं आपको, लेकिन वो जल्दबाजी में चले जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा 4th फैक्टर भाई कौन सा आ जाता है हमारा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड किसे कहते हैं, वो गुड जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं पेप्सी एंड कोक, पेट्रोल एंड सीएनजी, ठीक है ना, कबाबजीज एंड केएफसी, टी एंड कॉफी, ठीक है, बटर एंड मार्जरीन, ठीक है, ये सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, उबर एंड करीम सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं यूज करोगे, एक दूसरे की जगह पे यूज होती हैं सारी चीजें। ठीक है, अच्छा सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन तो बहुत सिंपल है, ऑल्टरनेट्स है ना एक दूसरे के, अगर एक एक्सपेंसिव हो जाएगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम टी और कॉफी की एग्जाम्पल लें और हम कह रहे हैं कि टी की प्राइस बढ़ गई है, चलिए कॉफी कर लेते हैं कि हम टी की मार्केट पे इफेक्ट देख रहे हैं, कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है और हम देख रहे हैं कि इससे टी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो ये क्या कर लेते हैं कि भाई प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी। ठीक है, तो आपने अगेन सोचना है कि दे आर सब्स्टिट्यूट्स, कॉफी एंड टी सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो अगर कॉफी एक्सपेंसिव हो जाएगी तो लोग कॉफी क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, और कॉफी कम खरीदेंगे तो लोग टी की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो डिमांड फॉर टी क्या हो जाएगी, क्योंकि लोग चीपर प्रोडक्ट की तरफ क्या करते हैं, स्विच कर जाते हैं, चीप ऑल्टरनेट की तरफ स्विच कर जाते हैं। ठीक है जी, तो रिलेशन आपका इसमें दिख रहा है, यहाँ पे डिमांड का जो रिलेशन है वो ऑपोजिट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कॉफी की डिमांड कम होगी तो टी की डिमांड ज्यादा होगी।
ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अपोजिट है और ये सिमिलर है, क्योंकि इनकी जॉइंट डिमांड हो रही है और इनकी डिमांड जो है ना वो सेपरेट हो रही है, एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर रहे हैं आप। प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, यही दो फैक्टर्स हैं बस जिसमें समटाइम्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, बाकी तो आसान है। थर्सडे वाले दिन आप लोग अपने रजिस्टर ज़रूर दिखाइएगा मुझे, और कोशिश करिएगा कि फिर उस दिन कोई मुझसे ये बात ना करे हमारी शुरू की क्लासेस फलां क्लास मिस हो गई थी। तो थर्सडे के दिन बोला है तो आपके पास टाइम है अभी भी। आपकी अगर कोई क्लास मिस हुई थी तो आपने उसका लेक्चर देखना है और नोटिंग करनी है। तो वो ये वाली बात मैं थर्सडे वाले दिन ना सुनूं कि भाई हमने फलां क्लास नहीं ली थी या हमने लेट ज्वाइन करा था, इस किस्म की कोई बात जो है वो अभी आसान टॉपिक है, अभी आप कवर कर सकते हो। आगे बढ़ें। अच्छा देखिए, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सिंपल से फैक्टर है। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं टेस्ट, हमारी पसंद नापसंद भी जाहिर है हमारी डिमांड को इफेक्ट करती है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। वेदर कंडीशंस हमारी डिमांड को इफेक्ट करती हैं, समर विंटर सीजन, कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, कुछ चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे गर्मी में ऑब्वियसली आप जो है ना वो जूसेस वगैरह इन सब की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में सूप और इन सब की डिमांड आपकी बढ़ जाती है, तो वो डिपेंड करता है वेदर पे, ठीक है। फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो हमारी पूरी की पूरी डिमांड क्या बल्कि हमारे टेस्ट को ही ऑल्टर कर देता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना वो होता है कि सोडा जो है ना, अगर आप कभी मैं तो सोचती हूँ कभी जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक किसी भी टाइप की पीते हुए कि यार ये क्या चीज़ है जो हम एक टेस्ट डेवलप हो गया ना हमारा डिवेलप किया गया। एडवर्टाइजमेंट वो चीज़ है जिसको ये थ्रू टेस्ट ही डेवलप कर दिया जाता है। यानी एक चीज़ जिसको बार बार आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि आपकी इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है, इतना ज़्यादा कि आपको फील नहीं होता, ठीक है। उनको पता है तभी वो मिलियंस बिलियंस स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है ना। आप देखें कि कोल्ड ड्रिंक के आपके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं रमज़ान में, रमज़ान के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान के फेस्टिवल्स के लिहाज से आ रहे हैं, इंडिया में अगर वो एडवर्टाइजमेंट बन रही है तो इंडिया के त्योहारों के लिहाज से आ रही है, क्योंकि वो आपसे रिलेट करना चाह रहे हैं। और वो फिर कुछ चीज़ों को जो है ना वो कुछ चीज़ें इतना इन्फ्लुएंस करती हैं आपको फील नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक में जो बॉटल कैप ओपन करने की वॉइस है, ठीक है ना, वो सारी वॉइसेस आपके माइंड पे इफेक्ट करती हैं। आइस क्यूब्स की आप वॉइस बहुत इफेक्ट डालती है, मतलब आप देखें अगर आप वो स्टार देखते हैं आपको दिल करने लग जाता है फौरन से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ये एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स, एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालती है डिमांड पे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो। मैं हमेशा बोलती हूँ एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होनी चाहिए। यानी जब आप शॉप पे जाएं सामने वो चीज़ रखी भी नज़र आए तो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करेंगे कि यार आजकल इसके एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहा है। अच्छा जी, फिर आ जाता है फिर चेंजेस इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इफेक्ट है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ चीज़ों की कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है, डिमांड भी ज़्यादा होती है। जहाँ पॉपुलेशन कम होगी वहाँ डिमांड भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है जी।
इसके अलावा भी फैशन भी एक फैक्टर है जो डिमांड पे डाल रहा होता है। मैंने सिर्फ वो फैक्टर्स डाले हैं जो कि बुक में मेंशन थे, ठीक है ना, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन मैंने जस्ट बुक वाले फैक्टर्स को फॉलो करा है। कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, आ गया भाई आपका लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल लॉ, सिंपल थ्योरी। लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो व्हाट वाज दैट, हाँ अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड आपको जो है ना दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन एक्सप्लेन करती है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। और जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं, हमने प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशन पढ़ा है, इनवर्स रिलेशन पढ़ा है। लॉ जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म है जो इन्होंने इसमें यूज कर ली है। लॉ तो हम उसको कहते हैं विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है। और फिर इसको लॉ बनाने के लिए उन्होंने एक अजम्पशन ली कि जिसको उन्होंने लैटिन टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आपको ब्रैकेट में एक टर्म दिख रही है, सेटेरिस पेरिबस। बाकी का ओवरऑल लॉ तो सिंपल है ना, क्या बता रहे हैं, इनवर्स रिलेशन, द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड द स्मॉलर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड, द लोअर द प्राइस ऑफ अ गुड द ग्रेटर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। लेकिन क्या इसको लॉ बनाने के लिए हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, वो क्या अजम्पशन है, सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस का क्या मतलब है, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट या विल रिमेन सेम, यानी अदर फैक्टर्स कौन से हैं, जितने भी प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स आपने अभी डिटर्मिनेंट्स में पढ़े हैं वो सारे क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। अदर फैक्टर्स को ना हम नॉन प्राइस फैक्टर्स भी कहते हैं, यानी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के अलावा। जितने भी नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं, नॉन प्राइस फैक्टर्स में प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं आता। नॉन प्राइस फैक्टर का मतलब कमोडिटी की अपनी प्राइस के अलावा जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं, इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टेस्ट, वेदर, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन, सब क्या रहना चाहिए, अनचेंज, कांस्टेंट। जब आप प्राइस का रिलेशन क्वांटिटी डिमांड पे देखो तो फिर आपने कोई भी अदर फैक्टर चेंज नहीं करना। अच्छा, जो लॉ है ना वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है प्राइस का रिलेशन किसके साथ, क्वांटिटी डिमांड के साथ। पहले क्या चेंज हो रहा है, प्राइस या क्वांटिटी डिमांड, प्राइस। लॉ कैसे एक्सप्लेन किया गया, द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड, द लोअर द प्राइस ऑफ अ गुड द ग्रेटर इज द क्वांटिटी डिमांड। ये नहीं बोला गया द हायर द क्वांटिटी डिमांड द लोअर विल बी द प्राइस, ये वाली बात नहीं की गई। तो आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता लग रहा होगा कि प्राइस का इफेक्ट आप डिमांड पे देख रहे हैं, यानी डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है, प्राइस पर। इसलिए यहाँ जो क्वांटिटी डिमांड है वो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैथ्स में अक्सर हम कहते हैं ना डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेसिकली प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी वो मॉडल में डिफाइन नहीं हो रही कि इसको कौन डिसाइड कर रहा है। अभी मॉडल ये नहीं बता रहा कि प्राइस किस पर डिपेंड कर रही है, अभी मॉडल ये बता रहे हैं कि डिमांड प्राइस पर डिपेंड कर रही है। तो फिलहाल मॉडल के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्वांटिटी डिमांड, और प्राइस क्या है आपकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा भाई, अब आपने लॉ ऑफ डिमांड को स्टेटमेंट के थ्रू तो देख लिया, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप किसी भी थ्योरी या लॉ को सिर्फ स्टेटमेंट नहीं पढ़ते उसकी, हम उस स्टेटमेंट को फिर फिगर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसका टेबल बनाते हैं। क्यों टेबल बनाते हैं, क्योंकि उस टेबल की हेल्प से हमें क्या बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है। और इकोनॉमिस्ट ग्राफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं कहती हूँ कि भाई, हम कहते हैं कि ग्राफ सेव 1000 वर्ड्स। एक ग्राफ अगर आपके सामने दिखाया जाए तो आपको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, वो आपको पूरी पिक्चर दिखा देता है।
सबसे बेस्ट एग्जांपल कि जो ग्राफ हम सबसे ज़्यादा खासतौर पे लड़के मैच वगैरह में देख रहे होते हैं, ठीक है, आधा मैच नहीं देखा, आधे मैच से ज्वाइन करा, आपको एक ग्राफ बना हुआ सामने आता है, आपको पूरा पता चल जाता है क्या रन रेट रहा, क्या पिछले ओवर्स की क्या परफॉर्मेंस थी, ओवरऑल सब पता चल जाता है ना आपको एक ग्राफ देखकर, कोई आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, आपको एक ग्राफ से सब पता चल गया। तो ग्राफ आपको पूरी पिक्चर, पूरी स्टोरी बता रहा होता है बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। तो हम इसी लॉ ऑफ डिमांड को किस में कन्वर्ट करेंगे? फिगर्स में। अच्छा, ये कौन सी फिगर्स होंगी? क्या हमने कहीं से डाटा उठाया? नहीं, हाइपोथेटिकल फिगर्स जो हमने खुद इससे ही एज्यूम करी हुई होंगी। तो ये क्या मतलब हुआ? हमने कोई सी फिगर ऐसी एज्यूम करनी है जिसपे लॉ ऑफ डिमांड बस अप्लाई होता हुआ दिखे। फिगर कोई भी हो सकती है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से फिगर्स ले सकते हैं, लेकिन उसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता हुआ दिखे। क्या मतलब हुआ कि आप प्राइस और डिमांड के लिए जो फिगर्स ले रहे हैं उनका आपस में रिलेशन क्या दिखना चाहिए? इनवर्स। दैट्स इट, ठीक है ना। तो आप जो शेड्यूल, मैं बहुत सिंपल फिगर्स लेती हूं ताकि, और मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि हम जो फर्स्ट ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो हमारी कोशिश होगी कि उसको हम क्या बनाएं? लीनियर बनाएं। फर्स्ट ग्राफ हमारा लीनियर होना चाहिए क्योंकि लीनियर सबसे सिंपल ग्राफ है। लीनियर से हम नॉन लीनियर की तरफ जाएं तो बेहतर है। बुक में जब आप डिमांड कर्व देखेंगे तो वो नॉन लीनियर बना हुआ है, ठीक है ना, नॉन लीनियर कर्व बना हुआ है। लेकिन डिमांड कर्व को अगर आप लीनियर बनाते हैं तो उससे थ्योरी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ नॉन लीनियर बनना है तो वो नॉन लीनियर ही बनना है। उसको अगर आपने लीनियर बना दिया तो सारी की सारी थ्योरी क्या हो गई? खराब हो गई आपकी, आपने थ्योरी ही गलत कर दी। लेकिन डिमांड कर्व की क्या थ्योरी है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो आपको इनवर्स रिलेशन दिखाना है। अब आप लीनियर कर्व के थ्रू दिखाओ या नॉन लीनियर कर्व के थ्रू दिखाओ, तो बस मैं आपको नॉन लीनियर कर्व आप आराम से ड्रॉ कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट ग्राफ है ना, इट शुड बी लीनियर, तो मैं हमेशा लीनियर बनाती हूँ। आप बुक का ग्राफ देखकर फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। आपको लगता है आप बहुत अच्छे हैं ग्राफ मेकिंग में तो बस कर लें आप, ठीक है। प्राइसेस क्या होती हुई दिख रही हैं? इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं। तो क्वांटिटी डिमांड को क्या करना है? हमने डिक्रीज करना है। जितनी कम प्राइस होगी बायर उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी बायर्स अपनी डिमांड जो है वो क्या करना शुरू कर देगा? कम। सिंपल शेड्यूल है। क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ के हवाले से एक बात हमने करी कि ग्राफ का के डायमेंशन जो हम लेंगे वो 2 डायमेंशनल ग्राफ प्लॉट करेंगे थ्रू आउट, ठीक है ना। हमारा कोई ग्राफ ऐसा नहीं होगा जो 3 डायमेंशनल हो, हम 2 डायमेंशनल ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब यहाँ जो है ना एक क्वेश्चन आता है कि 2 वेरिएबल्स में कौन सा वेरिएबल कहाँ प्लॉट होगा, ठीक है। और फिर इस हाँ, प्राइस तो इंडिपेंडेंट है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। और क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल अगर इसको हम ऐसे ही देखें तो प्राइस को कहाँ प्लॉट होना चाहिए? एक्स एक्सिस पे। मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि प्राइस को हमेशा हम वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। इसके 2 आंसर है। एक तो सिंपल आंसर है कि ये ट्रेडिशन है इकोनॉमिक्स का, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होती है ना। इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस ये कि इकोनॉमिस्ट जो है वो प्राइस को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। और एक इसकी लॉजिकल रीज़न है जो अगर आप देना चाहें वो, उसको ही मुझे थोड़ी एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का जो ये डिमांड कर्व है ना, ये डिराइव हुआ था एक और थ्योरी से, और वो थ्योरी थी कंज्यूमर थ्योरी के अंदर वो थ्योरी आती थी, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अजीज याद है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
मुझे अपने इंटर के अंदर जो है ना, ये अभी अजीज़ को एग्जांपल बताएंगे, बस अजीज़ थोड़ी सी एग्जांपल बताना, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपसे। मुझे अपने इंटर के अंदर सिर्फ ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद है। अगर उनसे पूछे ना आपने इंटर में क्या पढ़ा था, मुझे याद ही नहीं आता मैंने क्या पढ़ा था। आप रट्टा ही कर रहे होते हैं इंटर के अंदर। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की आपकी टीचर ने क्या मिसाल दी थी? कॉलेज जाते थे तो यार अच्छा कॉलेज है तुम्हारा। तुम लोगों को अभी मेरे ख्याल में अभी इंटर का रिजल्ट तक नहीं आया है। अभी से तुम लोगों ने अपने मेरे ख्याल में पेपर देकर आया और ब्रेन वॉश कर लिया कि बस अब दे दिया, अब नहीं सोचेंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सिंपल ह्यूमन साइकी बताता है। वो बताता है कि जो चीज़ आपके पास कम होती है ना, उसकी कदर क्या होती है? बहुत ज़्यादा। ये मेरा अपना वर्जन है। और जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है ना, उसकी वैल्यू आपके लिए कम होती है। ठीक है, तो जब अक्सर इसकी मिसाल एग्जाम्पल दी जाती है एक ग्लास ऑफ वाटर से। वो कहते हैं कि भाई एक बंदा है जिसको बहुत प्यास लगी है, तो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर है उसकी इंपॉर्टेंस उसके लिए बहुत ज़्यादा है। क़यामत में कहते हैं कि प्यास की शिद्दत वो होगी कि आप अपनी सारी नेकियां देने में भी तैयार हो जाओगे। मतलब पानी, प्यास की वो शिद्दत होती है कि उसमें आप अपना सब देने को तैयार हो जाते हो। तो एक बंदा है जिसको बहुत प्यास लगी है, ठीक है, और उसको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर ऑफर किया जाता है और बोला जाता है कि इसके लिए आप मैक्सिमम कितना पे करोगे, जितना ज़्यादा पे करोगे उस पर आपको मिलेगी। वो उसकी एक मैक्सिमम, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है उस वक्त उस फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर की, तो वो उसके लिए हाईएस्ट पे करने को तैयार होता है। अब मैं पहले इसके थ्रू आपको समझाती हूँ। तो जब उसको फर्स्ट यूनिट ऑफर होता है तो वो कहते हैं यार इसके लिए जो है ना, मैं कोई प्राइस नहीं बता रही आपको, मैं इतनी प्राइस देने को तैयार हूँ। ठीक है, पहला ग्लास पानी का पी लिया उसने, ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ी प्यास बुझ गई। अब उसको सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, उसने बोला भाई दूसरा ग्लास भी चाहिए। क्या सेकंड ग्लास ऑफ वाटर की इंपॉर्टेंस फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जितनी रही अब? नहीं, क्योंकि जाहिर है एक ग्लास तो पी लिया पानी का, तो वैल्यू क्या हो गई है? थोड़ी कम हो गई है। तो क्या सेकंड क्लास के लिए फर्स्ट क्लास जितना पे करेगा? ऑब्वियसली नहीं पे करेगा, उससे कम पे करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे उसको वो चीज़ देते जाते रहेंगे हम, उसकी वो वैल्यू क्योंकि कम होती जाएगी तो उसके लिए कम से कम पे करने को तैयार होगा। ये कहलाती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिश हो रही है ना यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन। हर एडिशनल यूनिट से क्योंकि उसको कम से कम अब बेनिफिट मिल रहा है, लग रहा है, तो वो उसके लिए कम वैल्यू रख रहा है, उसके लिए कम पे कर रहा है, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है ना, ये एक कंज्यूमर थ्योरी का हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना, ये डिमांड कर्व की बैकग्राउंड पे पहले ये थ्योरी पेश की गई थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अच्छा, तो आप इस थ्योरी में गौर करेंगे, मैंने थ्योरी आपको क्यों बताई? मैंने सिर्फ इस वजह से बताई कि अगर आप इस थ्योरी पर गौर करें तो क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी आपको दी जा रही है कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर के लिए कितना पे करोगे। जितनी कम क्वांटिटी है उतनी हाई प्राइस पे कर रहे हो। इस थ्योरी पे अगर आप गौर करो तो प्राइस डिपेंड कर रही है क्वांटिटी पर। जितनी ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी उतनी कम प्राइस देना चाहोगे, तो क्यों? और इसी थ्योरी से आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी अगर आप डिमांड कर रही तो मिल रहा है ना, या डिमांड ही कर रहे हो ना, ग्लास ऑफ वाटर की क्या कर रहे हो? डिमांड कर रहे हो। इसकी जगह आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो। बनेगा इसमें भी डिमांड कर्व भी, और वही स्लोप बनेगा जो जनरल डिमांड कर्व का स्लोप होता है, नेगेटिवली स्लोप। रिलेशन वही आएगा, इनवर्स रिलेशन। लेकिन इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? क्वांटिटी। उल्टा बोल दिया मैंने, प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी क्या है? आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ये मैं बता दूं, अगर आपने कहीं ये एक्सप्लेनेशन दे दी ना, आगे वाला मान जाएगा आपको। ये वो एक्सप्लेनेशन है जो कोई नहीं देता, बहुत रेयर है। ज्यादातर अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको क्या बोलेगा, इकोनॉमिक्स में हमेशा प्राइस वर्टिकल एक्सिस पे ही प्लॉट होती है, ये प्रैक्टिस है इसकी। बैक पे ये थ्योरी है। तो क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग से ही डिमांड कर डिराइव हुआ था, इस वजह से वो उसी वक्त से एक प्रैक्टिस बन गई कि प्राइस को कहाँ प्लॉट करते हैं हम, वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ग्राफ के मैं जल्दी से आपको कुछ रूल्स बता दूं। जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन पे दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, 0। तो हमने प्राइस यहां ली, पॉइंट की डिमांड। अब लॉजिक ये कहती है कि जब ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू 0 है तो 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी, यानी स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ जाएंगे। हम कभी भी ऐसे प्लॉट नहीं कर सकते 50, 40, 30, 20, 10। कैसे फिगर्स प्लॉट हो सकती है, नहीं, क्योंकि आपने स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ जाना है। 0 के बाद 50 नहीं आएगा, 0 के बाद 10 आएगा, तो स्मॉल वैल्यू से आप जाओगे आगे। पहली बात जो आपने ख्याल रखना है इसका। दूसरी बात, जो डिफरेंस बिटवीन वैल्यू है और जो डिस्टेंस अलोंग एक्सिस है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या मतलब है इसका, अगर आपके पास वो ग्राफ पेपर होते हैं उसमें तो बकायदा लाइंस बनी हुई होती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने 0 के बाद जो 10 वैल्यू ली ना वो यहाँ ली। मैंने कितने बॉक्स छोड़े, तकरीबन 2 बॉक्स का मैंने डिस्टेंस दिया। अगर मैं ऐसा करती हूं कि 10 के बाद जो 20 लेती हूं मैं, वो मैं यहां ले लेती हूं, क्या ये सही है? मैंने क्या गलती करी, 0 से 10 के दरमियान 10 ही पॉइंट्स है ना, तो जब मैंने इनिशियली ये एज्यूम करा कि 0 से 10 के दरमियान 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस है, तो 10 से 20 के दरमियान भी तो 2 ही बॉक्सेस का डिस्टेंस लेना चाहिए ना मुझे। जब डिफरेंस सेम है, डिफरेंस चेंज नहीं हुआ वैल्यूज के दरमियान का, तो डिस्टेंस क्यों चेंज होगा? तो डिफरेंस एंड डिस्टेंस शुड बी सेम अलोंग एक्सिस। अलोंग एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे ये रूल फॉलो होगा। जरूरी नहीं कि अगर आपने एक्स एक्सिस में 2 बॉक्सेस का डिस्टेंस लिए तो वाई पे भी वही फॉलो करें। अलोंग एक्सिस सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैंने जितना डिस्टेंस 0 से 10 के दरमियान लिया है उतना ही डिस्टेंस मुझे 10 से 20 के दरमियान लेना है, उतना ही 20 से 30 के दरमियान, उतना ही 30 से 40 के दरमियान, उतना ही 40 से 50 के दरमियान। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे अभी, तो स्पेशली नॉन लीनियर कर्व आपका लीनियर बन जाना है। जब पहला नॉन लीनियर कर्व बनाएंगे ना तो उसमें मैं आप लोगों को दूंगी प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं आप लोग फॉलो करते हैं इस बात को या नहीं, ठीक है। अगेन मैं प्राइस में भी आपकी मर्जी, आप कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, मैं वही 2 का ही दे रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट ग्राफ है, इतना सा नहीं बना हुआ दिखे मुझे आप लोगों के रजिस्टर में, जब मैं देखूं आप लोगों का रजिस्टर, कोई भी ग्राफ मुझे इतने छोटे छोटे ग्राफ बने में ना देखें। पहली बात, ग्राफ आपने एक प्रॉपर ऐसा कि वो देखकर पूरी उसकी प्रॉपर दिखे, खास तौर पे लड़के ये काम बहुत करते हैं, इतना सा ग्राफ बना देंगे। नंबर 2, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए आप लोगों की। वाई एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, इसका क्वेश्चन आता है बकायदा पेपर में। बहुत दफा ग्राफ के क्वेश्चन हुए कि इन दिस ग्राफ डैश इज प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस एंड डैश इज प्लॉट ऑन वाई एक्सिस। बकायदा इसका क्वेश्चन है कि फला ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट होता है, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट होता है। अब मैंने तो कभी ग्राफ बनाया ही नहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लेबलिंग के साथ, हमें क्या पता। जो बच्चा लेबलिंग को इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है, उसको याद ही नहीं आएगा कि एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते थे और वाई पे क्या प्लॉट करते थे। तो आपने लेबलिंग प्रॉपर करनी है। जब आप कर्व बनाए तो कर्व का नाम जरूर लिखना है कि कौन सा कर्व है, ठीक है ना। तो आपने चीजों को, अच्छा अब कैसे दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हम ग्राफ्स के लिए डैश लाइन यूज करते हैं या डॉटेड लाइन जैसे आप कह रहे होते हो।
ठीक है ना। तो जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है आपकी 50। ठीक है, क्या हुआ? हाँ बस उनकी टाइम हो गया, बैच 1 स्टार्ट होगी। हाँ हाँ बैठे रहो। जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 40। ठीक है, जब प्राइस 3 है तो क्वांटिटी डिमांड है 30। जब प्राइस 4 है क्वांटिटी डिमांड है 20। हमारे पास शेड्यूल गिवन है, हम उसको देखते जाएंगे, पॉइंट्स बनाते जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए हैं। जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक कर्व आएगा, नेगेटिवली स्लोप्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, जिसको हम क्या बोलेंगे डिमांड कर्व, और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं हम। ये कर्व का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी इसको बोलते हैं, और नेगेटिवली स्लोप्ड भी कहते हैं इसको। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना है भाई? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ड्यू टू इनवर्स रिलेशन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन ऑपोजिट होता है, इनवर्स होता है, तो कर्व भी हमेशा उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग बनकर आता है। ये आप लोग कॉपी कर लें, आज यहीं तक हमारी डिस्कशन रहेगी। और प्लीज़ हमेशा क्लास लेने से पहले एक दफ़ा रिवीजन ज़रूर किया करें कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्लास के स्टार्टिंग में पूछ सकें। आपने क्लास 1 से ही स्टार्ट थी, 1:15 से स्टार्ट थी? 1:15 से स्टार्ट थी। सही 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 सही। अच्छा, इनके रूम 1 में अभी देख लेते हैं, वो आएंगे ना तो। नहीं नहीं, आप लोगों ने तो क्यों किया? आप लोगों में से कौन अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है? बैच 2 से मैं पूछ रही हूँ। आप तीनों रजिस्टर्ड हो चुके हैं? आप नहीं हुए हो? आप दोनों रजिस्टर्ड हो चुकी हैं? तो आप लोगों को चैप्टर 2 की स्लाइड्स मिल गई थी, मैंने रजिस्टर्ड ग्रुप में सेंड करी थी।